हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी हमारे पीछे, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी जो 1950 से लेकर 1990 तक का है उसका आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। तो बहुत शानदार तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं जल्दी से बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को जो पढ़ाया हुआ जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th और 12th के नाम से, ठीक है। एक साइंस का नाम से भी है, लेकिन वो साइंस आपकी इसमें कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के जो जितने भी पीडीएफ होते हैं वो एक तरीके से डाले जाते हैं, तो वहां जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसका जो क्लास है, क्योंकि हाफ ईयरली आपका नजदीक है, तो कम से कम नहीं भी तो हाफ ईयरली एग्जाम मतलब जो आपका ये जून खत्म होते होते मैं 4 चैप्टर जो होगा 4 से 5 चैप्टर जो होंगे वो एक तरीके से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंप्लीट कर दूंगा, इंडियन इको का कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका भी 1-2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो होगा उसमें हम लोग नेशनल इनकम का भी डिस्कशन करना बहुत जल्दी, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसी का होने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले जो वीडियो में वो पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे देश में जो है वो 1950 में जो है प्लानिंग स्टार्ट हुआ, और प्लानिंग स्टार्ट होने के बाद किस तरीके से हमारे देश में 5 ईयर प्लान को लागू किया गया, 5 ईयर प्लान को। अब हम लोग सेक्टर वाइज देखेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बढ़ा, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर कितना बढ़ा इस दौरान, किस दौरान 1950 से लेकर 1990 तक, जब तक हमारे देश में क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो 1991 है, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये बात हम लोग ध्यान में देकर जरूर चलेंगे, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंजेस आए। अब समझने वाली बात है कि हमारे देश का जो सिस्टम है वो एक तरीके से खराब हो चुका था। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना था जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि 1950 से लेकर 1990 के बीच तक हमारे देश में एग्रीकल्चर सिस्टम किस तरीके से बदला, क्या क्या बदलाव जो है हमारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, उस वक्त की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है, in the view of these issues, the backwardness and stagnation of Indian agriculture, the planner of India introduced a series of reform which are broadly classified. क्योंकि हमारा इकोनॉमी 1947 में रुका हुआ था, हमारा 1947 में हमारी खास कर एग्रीकल्चर सेक्टर क्या थी, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, एग्रीकल्चर सेक्टर वो क्या था, स्टैग्नेंट था, क्या था, स्टैग्नेंट था। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट होने की वजह से हमारे इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि भाई हम लोग को बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। उसमें से 2 रिफॉर्म जो किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट और होना जरूरी भी था। एक तो भाई लैंड एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया गया, क्या, जमीन का बंटवारा सही तरीके से किया, लैंड रिफॉर्म्स, और जो जमींदारी सिस्टम वगैरह था, है ना, जमींदारी सिस्टम, उन सिस्टम को हटाया गया और एक तरीके से नए सिरे से अच्छा सिस्टम जो है वो लागू किया गया, और लोगों को जो जमीन है, जो लैंड है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया सही, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन था उनसे जमीन लेकर छोटे छोटे किसानों को एक बार बांटने का काम। और दूसरा किया गया टेक्निकल रिफॉर्म। अब टेक्निकल रिफॉर्म बहुत जरूरी था क्योंकि टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म में सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है वो एक तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पर आया। क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें एक तरीके से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पर फोकस किया गया और हमारे देश में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बारे में सोचा गया। मेन फोकस वो था कि हमारे देश में एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कैसे चुस्त और कैसे तंदुरुस्त किया जाए। जैसे कि आप अपनी हेल्थ को चुस्त और तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, सेम उसी तरीके से ये हमारे देश के लिए एक डाइट का काम किया। एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके से डाइट का काम, अगर एग्रीकल्चर ही हमारे देश का ठीक नहीं होगा तो हमारे देश के लोगों को डाइट कैसे मिलेगा, और अगर डाइट नहीं मिलेगा तो हमारे लोग, जो हमारे देश के लोग हैं, वो एक तरीके से भूखे मरेंगे, है कि नहीं। तो वो सब सारी चीजें हैं जो आपको समझकर चलना है, क्लियर। अब इसमें एक एक करके हम लोग तोड़कर पढ़ते हैं कि लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या बेसिक्स अंतर है।
अब यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म किया गया भाई। अब लैंड रिफॉर्म को थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है लैंड रिफॉर्म को देखा जाए। अब लैंड रिफॉर्म में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या बोला गया, लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एम्ड एट रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंक्लूडेड द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट। इसने बोला कि जो इंडियन जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनइक्वालिटीज था हमारे देश में, इनइक्वालिटीज मतलब जो बहुत ज़्यादा जमींदार के पास बहुत ज़्यादा जमीन था, ठीक है, जो जमींदार इनइक्वालिटी करते थे उनको हटाने के बारे में बात किया गया। और क्या किया है, सबसे पहला काम किया गया एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटेज। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे देश में जो ओनरशिप है, ओनरशिप जो राइट है, अधिकार है जमीन का, वो सारे लोगों में, टीलर्स के मतलब जो खेत में काम कर रहे थे उनको बांटा गया। किनको बांटा गया, खेतों में। जैसे इंटरमीडिएटेज बिटवीन द स्टेट्स एंड द एक्चुअल टीलर्स ऑफ द सॉइल, पॉपुलरली नोन एज जमींदार, ठीक है, जमींदार वेल अबॉलिश्ड। जमींदारी सिस्टम को क्या किया गया, खत्म किया गया। और ओनरशिप राइट वे गिवन टू दोस हु एक्चुअली कल्टीवेटेड, और जो उस खेत पर काम कर रहे थे पर्टिकुलर, जैसे पर्टिकुलर खेत पर जो बंदा काम करता था, जो टीलर्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उनको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, लैंड, ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब यहाँ पर लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, एज ए रिजल्ट उसकी वजह से क्या हुआ, स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कल्टीवेटर बाय द जमींदार। उसकी वजह से क्या होता है, जमींदार ने कल्टीवेटर्स जो खेत में काम करते थे, जो उनको एक्सप्लॉइट, उनको जो बर्बाद किया जा रहा था, वो काम अब नहीं किया जाने लगा। दूसरा है गिव इंसेंटिव टू द कल्टीवेटर्स टू मेक अ इंप्रूवमेंट ऑन द लैंड एज इट्स ओनर। और उसमें एक सही तरीके से जो है वो क्या दिया गया, इंसेंटिव दिया गया, ताकि जो ओनर ऑफ द लैंड है वो एक तरीके से अपने लैंड को ठीक कर पाए। The evolution of intermediaries meant a sum of 200 lakh tenants got ownership. और जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ ना, तो करीबन 200 लाख मतलब 200 लाख टेनेंट्स को, फार्मर्स को अपना जमीनी हक मिला, उनको अपना जमीन मिला। उसके बाद वो वहाँ पर काम करना शुरू किया। एंड दे केम विद अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, जिसके वजह से वो डायरेक्ट सरकार के कॉन्टैक्ट में आए फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिनकी वजह से वो उसको पेमेंट वगैरह सरकार अगर कुछ मुआवजा देती थी तो उसी डायरेक्टली उन फार्मर्स के पास पहुंच रहा था, जो कि खास करके कौन थे, स्मॉल फार्मर्स थे। स्मॉल या फिर मार्जिनल, क्या बोला गया, स्मॉल बोलो या फिर मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स वैसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है। तो एक तरीके से डायरेक्टली सरकार के वो कैचअप में आ गए। तो पहले ये किया गया लैंड रिफॉर्म में। दूसरा काम क्या किया गया भाई लैंड रिफॉर्म में, ये एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटेज था, ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। क्या किया गया, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। क्या किया गया, सीलिंग ऑफ, कि आप इतने से ज्यादा जमीन आप रख नहीं सकते विद द व्यू ऑफ प्रमोशन इक्विटी, क्योंकि इनइक्वालिटीज बहुत था भाई, है कि नहीं। क्या था, एग्रीकल्चर में इनइक्वालिटीज बहुत था, एग्रीकल्चर में इनइक्वालिटीज बहुत था, तो जिसकी वजह से इनइक्वालिटी को खत्म किया गया। और इनइक्वालिटी को खत्म करके बोला गया कि अब इक्विटी आएगा करो। क्या आएगा, इक्विटी मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल किया जाएगा, ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो भी आपका जमीन है। क्या बोला गया, व्यू प्रमोशन इक्विटी इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग वे इम्पोज्ड टू द लैंड होल्डिंग साइज। कि आप इतने से इतना जमीन से ज्यादा जमीन आप रख नहीं सकते, बाकी आपको सरकार को देना होगा, फिर सरकार लोगों को बांटेगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सरप्लस लैंड लवर्स एंड अबव द सीलिंग, या फिर ओनर ऐसे करें उसको, ओनर किसको यहाँ पे, द सरप्लस लैंड ओनर्स एंड अबव द सीलिंग लिमिट वाज रिज्यूम्ड बाय द गवर्नमेंट। उस सरकार के द्वारा ले लिया जाता था जिसके पास अधिक जमीन है, और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्मॉल होल्डर्स एंड द लैंडलेस लेबर। और जिनके पास जमीन नहीं था, या जो छोटे जमींदार, जो छोटे किसान थे जो काम कर रहे थे, उनको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो किया गया। तो पहला जमींदारी सिस्टम को हटाया गया, दूसरा सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग लगाया गया, ठीक है। तीसरा क्या किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग विद द व्यू ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ फ्रैगमेंटेशन। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग वाज अकॉर्डेड द हायर प्रायोरिटी। क्या बोला गया, कंसोलिडेशन क्या होता है भाई, कंसोलिडेशन क्या होता है, इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट अ लैंड
टू अ फार्मर एट वन प्लेस फॉर हिज स्कैटर्ड होल्डिंग हियर एंड देयर। क्या कर रहा है, एक किसान को क्या किया गया कि एक ही जगह जमीन, जैसे जमीन है तो एक ही जगह जमीन दिया है, एक ही जमीन, मान लो इसको 2 एकड़ जमीन दे दिया। ऐसा नहीं है कि उसको क्या किया गया, एक यहाँ दे रहा है एक दूसरे स्टेट में दे रहा है, एक दूसरे वहां नहीं, तो कंसोलिडेट किया गया, कंसोलिडेट किया गया, तो एक ही साथ जमीन दिया गया, इधर उधर जमीन नहीं दिया गया, ताकि जो जमीन की बंटवारा है वो फ्रैगमेंटेशन ज्यादा ना हो, ज्यादा बंटवारा ना करे, ताकि अगर मान लो कि इसके 2 बेटे आगे चलकर हों तो फिर ये आपस में जमीन बांटे लेकिन जमीन यहीं पर रहेगा। समझ रहे हो, तो ये चीज है। बाय 2004 अगर 2004 तक देखा था, मोर देन 1,633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज बॉट अंडर अ कंसोलिडेटेड होल्डिंग, कि 1 लाख 1633 लाख हेक्टेयर, 1633 लाख हेक्टेयर लैंड जो है वो एक तरीके से क्या किया गया, कंसोलिडेशन में लाया गया, जिसमें एक साथी सबको रखा गया कि ये बंदा का एक साथी, सबका अलग अलग जमीन ना हो, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो ये काम किया गया। चौथा काम क्या किया गया, रिडक्शन इन द रेगुलेशन इन द रेट, कि अगर कोई बंदा किसी जगह काम कर रहा है, ठीक है, कोई लैंड पर अगर कोई टीलर्स है वो अगर काम कर रहा है, ठीक है, टीलर्स काम कर रहा है, तो जो भी क्रॉप उग रहा है उसकी टोटल वैल्यू मान लो कि 100 रुपया हुआ, तो 100 रुपया का जो है 1/3 पार्ट, मतलब इसका एक भाग जो होगा वो फार्मर को देना होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले जमींदार अपने हिसाब से काम कराता था। तो यहाँ पर क्या किया गया कि टू पुट एन एंड ऑफ एक्सेसिव एंड लीगल एक्सटॉर्शन, कि जो जबरदस्ती जो भी किया जाता था उनको खत्म किया गया, उसको रेगुलेट किया गया और बोला गया कि भाई कि जनरली दिस वेयर नॉट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप्स, और इसमें 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप्स आप एक तरीके से बांटेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात बोला गया, और अलग जगह पर कुछ अलग अलग चीजें थी, लेकिन आप समझ सकते हैं। 5 में क्या बोला गया, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट है इसमें लैंड रिफॉर्म है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते साथ ही साथ इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या बोला गया, जैसे एक ना गांव में मान लो 5 किसान है, तो फार्मर 1, फार्मर 2, फार्मर 3 और फार्मर 4, अब एक साथ मिलकर आगे इनके पास अब 10 हेक्टेयर लैंड हो गया, अब ये सब मिलकर एक ही खेती कर रहे हैं, मतलब वन टाइप ऑफ क्रॉप को एक तरीके से उगा रहे हैं। और जब वन टाइप ऑफ क्रॉप्स को आप उगाते हो तो एक तरीके से क्या करते हो कि आप उसको बढ़ाने का काम करते हो, उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने का काम। तो यहाँ पर वही बोला गया कलेक्टिवली द फार्मर्स वुड बाय इनपुट्स, साथ ही में वो ट्रैक्टर ले सकते हैं, जैसे एक बंदा एक तो ट्रैक्टर नहीं ले सकता था, लेकिन तीनों मिल गया, तीनों मिलकर एक ट्रैक्टर लिया, वही ट्रैक्टर एक ही टाइप का क्रॉप लगा के उसको बेच रहा है प्रोड्यूस को, और ज्यादा एक तरीके से बेनिफिट पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा था, खास करके वहाँ पे। अब दूसरा आता है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, 2 रिफॉर्म थे एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजिकल और एक तरीके से कौन था, एक लैंड। तो टेक्निकल रिफॉर्म में सबसे ज्यादा जो रिफॉर्म किया गया वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो HYP सीड्स क्या होता था, हाइब्रिड सीड्स होता था, ठीक है, हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल किया जाता था। हाइब्रिड सीड्स जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, क्या, जो प्रोडक्टिविटी ज्यादा जो ज्यादा पैदावार कर पाए, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा था, पैदावार भी बढ़ाना है, ठीक है, नहीं तो कोई काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है, जमीन में बंटवाने का। The problem of low productivity was tackled by the way of technical reform, और जो लो प्रोडक्टिविटी था उसको खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किया गया, हाइब्रिड सीड्स दिए गए, टेक्नोलॉजी उसको प्रोवाइड किया गया, फर्टिलाइजर्स वगैरह दिया गया, पेस्टिसाइड्स वगैरह दिया गया, ताकि जो अनाज में कोई भी दिक्कत ना देखने को मिले, ठीक है। सीड्स अलॉन्ग विद केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए गए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब सारी चीजें दी गई। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYP का फुल फॉर्म है, ठीक है, ये सब सारे काम किए गए। और इसकी वजह से द टर्म ग्रीन, अब ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा गया द टर्म ग्रीन रेफर्स टू द क्रॉप्स एंड रेवोल्यूशन मींस स्पर्ट मतलब इनसिग्निफिकेंट राइज, किसी भी चीज मतलब क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप के अगर बोला जाएगा क्रॉप के प्रोडक्शन को राइज करने के लिए क्या किया गया, राइज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। क्या लाया गया भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया तो सिंपल सी बात है, टुगेदर दिस
टर्म्स implies the spurt in the crops production, जिसका स्टार्ट हुआ था हमारे देश में 1966 से 1968। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन 1965-1966 के आसपास शुरू कर दिया गया था, जहां पर जो है हमारे देश में प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, उसको राइस को कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में यहाँ पर बात किया जाने लगा था। क्लियर, यहाँ पर याद रखना। बोला गया इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ फूड ग्रेन्स एंड सक्सेसफुली ब्रोक द विशियस साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। और एक बड़ा रीजन माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन को, जिसके वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कामयाबी जो है वो हम लोगों को देखने को मिला। इसीलिए यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन को आप समझ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। क्लियर। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन के देखना, एक है वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन के फाउंडिंग फादर कौन है? वर्ल्ड के नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, बोरलॉग, जो कि एक तरीके से फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको यहाँ बोले वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे भाई? फादर कौन थे इंडिया के? इंडिया के कौन थे? इंडिया के अगर देखा जाए आपको एमएस स्वामीनाथन, याद रखिएगा, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। एमएस स्वामीनाथन जो है वो एक तरीके से क्या थे, हमारे इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे। मतलब हमारे देश में लागू करने का काम इनके द्वारा, वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देने का काम नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। अब देखो हमारे देश में क्या किया गया वो समझो। हमारे देश में किया गया कि दो फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन को चलाया गया। फेज 1 जो कि मिड 60 में, मतलब 1965 शुरू हो गया था, 1965 से 1975 में। मिड का मतलब मिड 60 से मतलब 1965 से 1975 तक पहला फेज चला गया था। उसमें क्या गया, इन ड्यूरिंग दिस फेज द स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड। उसमें ज्यादातर फोकस किया गया था किस पर? वीट और राइस पर ग्रो करने का। कि हम लोग ये इसलिए देखना, आज भी हमारे देश में जो ज्यादातर जो लोग हैं वो वीट और राइस का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। तो वीट और राइस पर ज्यादा फोकस किया गया फर्स्ट रेवोल्यूशन पर, ठीक है। और कौन कौन से रीजन में? पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कुछ पार्ट यूपी का भी था, वहां पर भी फोकस किया गया था इस पर, जहां पर ये था कि वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी थी, वाटर जो था बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल था, वहां पर ये काम शुरू किया गया। दिस इज बिकॉज द HYV सीड्स रिक्वायर्ड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि अभी तक सप्लाई ऑफ वाटर का जो इनिशिएटिव था वो अभी तक नहीं लिया गया था। उस तरीके से जो एक इरिगेशन फैसिलिटी था वो पहुंचाया नहीं गया था सभी खेतों तक। तो आप लोग ये, अगर आप लोगों का गांव हो तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो एक तरीके से HYV सीड्स में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती थी भाई, तो जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड करेक्ट प्रोपोर्शन में बन रहा है, इसकी वजह से इन द फर्स्ट प्लेस ओनली द फार्मर्स हैव अ फाइनेंशियल रिसोर्स टू परचेज द इनपुट्स। इसीलिए बाद में फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया गया, पैसा भी दिया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया कि आप पैसा लो भाई सरकार से और आप ट्रैक्टर्स लो, फर्टिलाइजर्स लो, और एक तरीके से फर्टिलाइजर्स है तो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह सरकारी प्रोवाइड कर देती थी। लेकिन ट्रैक्टर्स वगैरह लेने के लिए कौन? सरकार जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती थी, ताकि जो है वो एक तरीके से धीरे धीरे आपको प्रोडक्शन को बढ़ाए। क्लियर, यहाँ पर ये बात समझ में आ गया? हाँ ठीक है, क्लियर। अब दूसरा फेज 2। फेज 2 में क्या हुआ भाई? अब फेज 2 में फोकस किया गया, किस चीज पर फोकस किया गया भाई? अब सोचो, फेज 2 में फोकस किस पर किया गया, ये सोच के चलो। फेज 2 में ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पोर्ट क्या किया गया? दिस फेज, अगर यहाँ पर देखो ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बिकम वाइड स्प्रेड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ाने के बारे में बोला गया, ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ाने के बारे में। पहले कहा था फर्स्ट फेज में, कहा था भाई फर्स्ट फेज में कहा था पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। अब इसको बोला गया कि भाई और दूसरे क्षेत्र, भारत के और दूसरे क्षेत्र में इसको बढ़ाने का काम करो, और दूसरे क्षेत्र में इसको बढ़ाओ भाई। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? ड्यूरिंग द सेकंड फेज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अ लोन दिया जाने लगा किसको? स्मॉल फार्मर्स को। क्या? एट ए लो इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो लोन ज्यादा लेगा भाई, और लोन ज्यादा लेगा तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी दिया जाने लगा,
पेस्टिसाइड्स में जो कीटाणु माध्यम में इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी एक तरीके से आपको कमी देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट द ग्रीन रेवोल्यूशन कवर्ड अ स्मॉल लैंड होल्डर्स एज वेल, जिसकी वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो सेकंड फेज के कारण से जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं उन पर भी हम लोग एक तरीके से आगे बढ़ पाए और उनको भी साथ में लेकर चल पाए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, बेनिफिट हुआ स्मॉल फार्मर्स को, बिग फार्मर्स को तो पहले फेज में हुआ, बिग फार्मर्स को तो बिग फार्मर्स हो गया और स्मॉल फार्मर्स हो गया, तो दोनों को एक तरीके से यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिलता है। क्लियर, जो कि समझ के चलना है। क्लियर, आगे अब गेन क्या हुआ भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से, ये देख लेते हैं, क्योंकि गेन भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं, गेन भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब अगर गेन देखें तो गेन क्या क्या है, सबसे पहले ठीक है, अब यहाँ पर गेन देखो क्या है, गेन क्या है कि गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एक तो स्प्रेड स्पोर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ, दूसरा वो सब्सटेंशियल राइज इन द एक्रेज, एक्रेज का मतलब होता है, एक्रेज का सिंपल एरिया अंडर कल्टीवेशन, पहले हम लोग कम एरियाज में कल्टीवेट करते थे, अब एरिया जो है बढ़ गया, क्योंकि आपके पास एक तरीके से इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा दिया आपने, इरिगेशन फैसिलिटी और लोगों को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो धीरे धीरे बढ़ गया, मतलब एक्रेज जो बढ़ा, शिफ्ट इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग, जो पुराने तरीके से खेती करते थे उसको हमने हटाकर अब थोड़ा सा प्लांटिंग मतलब अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी यूज करके कमर्शियल फार्मिंग भी करना शुरू किया है। चेंज इन द फार्मर, किसानों को तो देखने का नजरिया बदला, या किसान खेती को देखने का नजरिया भी उस वक्त बदल पाया, और क्या कि सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अ बफर स्टॉक, हमारे पास उतना खाना हो गया था कि हम लोग अब किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि एक तरीके से बफर स्टॉक की एफसीआई वगैरह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, जैसे कि अभी फ्री अनाज जो मिलता है ना वो एफसीआई वगैरह प्रोवाइड करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई वगैरह सेटअप भी किया गया था, और जिसके तहत जो है वो मतलब किसानों से डायरेक्ट सामान जो है सरकार भी ले रही थी। तो देखो यहाँ पर वीट हो गया, यहाँ पर राइस हो गया, और जो अदर कमर्शियल क्रॉप्स थे वो भी एक तरीके से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, तो ये गेन हुआ एक तरीके से आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। बफर स्टॉक इन इंडिया क्या है, अब अगर बफर स्टॉक अगर देखा जाए तो बफर स्टॉक का मतलब क्या है, बफर स्टॉक का सीधा सा मतलब है कि हमारे देश में एक कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन या व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही मतलब बेचें, ठीक है, सामान को, और सरकार उसको लेकर एक तरीके से इकट्ठा करके रखे कोल्ड स्टोरेज के तौर पे बफर स्टॉक में। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक वाज इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फोर्थ 5 ईयर प्लान में, जब ना 1966 में सूखा आया ना, हमारे देश में सुखाड़ आया, जिसकी वजह से लाखों लोग जो है वो भूखे मरे। उसके बाद ही देखो उसके साथ ही साथ लगभग समय ग्रीन रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। तो एक तरीके से फोर्थ 5 ईयर प्लान जो 1969 से 1975 आया था, 1969 से 1975, तो वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आप समझने वाली बात है। ठीक है, 1970 से 1975 था। ठीक है, हाँ ठीक, 1974 तक होगा। क्लियर, तो यहाँ पर ये बात समझना है, इट रेफर्स टू द रिजर्व of the commodities to be used at the time of emergency, ताकि इमरजेंसी में कोई भी सिचुएशन हो पाए तो उसको हम लोग इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, तो याद रखना बहुत जरूरी है। इससे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था भाई, 1951 से 1956 में। ठीक है, सेकेंड कब हुआ था, 1956 से 1961 से। थर्ड कब हुआ था भाई, थर्ड हुआ था 1961 से लेकर 1966 तक। फिर 1966 से 1969 में हम लोग 1 ईयर प्लान लेके चले थे। फिर 1969 से 1974, ठीक है, 1969 से 1974। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोर्थ 5 ईयर प्लान, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था। ठीक है, फिर आगे देखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन्स द बफर स्टॉक, रिलीज द फूड ग्रेन्स थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे पीडीएस सिस्टम के तहत अनाज बांटने का काम जो है बोलते हैं ना भाई, पीडीएस सिस्टम के तहत सरकार अनाज बांटती है। तो उसके बाद सरकार ने और
कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आ जाए, जैसे क्रॉप फेलियर हो जाए, नेचुरल डिजास्टर, साइक्लोन वगैरह, कहीं पर कुछ भी अचानक से बारिश नहीं हो, कुछ भी हो गया तो उसमें ये चीज़ काम आएगा। तो बफर स्टॉक करने के बारे में सोचा गया सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं सर। अब कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के लिमिटेशंस पे, लिमिटेशंस का मतलब कि कुछ खामियां भी थी भाई। अब कहीं हर एक चीज़ कुछ होता है तो उसमें आपको खामियां भी देखने को मिलता है। इसमें खामियां में अगर देखा जाए तो फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन कौन थे? तो पहला बोला गया लिमिटेड क्रॉप्स का, कि जितना जो क्रॉप था वो नहीं हो पाया जितना सोचा गया था। ठीक है, ज़्यादातर फोकस व्हीट और राइस पर, और ज़्यादा अनाजों पर फोकस कर सकते थे, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर, क्रॉप्स पर फोकस कर सकते थे। कुछ जो है किया गया पल्सेस में भी, कमर्शियल क्रॉप में भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि जूट, कॉटन, टी में इसमें और भी बढ़ोतरी और भी प्रोडक्शन लेवल जो है इसकी बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। ठीक है, ये वाला अनइवन स्प्रेड, कोई स्टेट में बहुत ज़्यादा हुआ, कोई स्टेट में कम हुआ। मतलब अगर देखा जाए तो इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इट मेड अ रिमार्केबल इम्पैक्ट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से पनपा, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ प्रोडक्ट, वहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहे थे। ठीक है, बट इन ईस्टर्न यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में इम्पैक्ट वाज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट। लेकिन उतना इम्पैक्ट आपको यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह साइड में नहीं देखने को मिला। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, फार्मिंग पॉपुलेशन क्या है? लिमिटेड। बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, और जब आप बहुत लार्ज जमीन आप बंटवारा किए तो बहुत ज़्यादा जमीन जो है वो स्मॉलर मार्जिनल फार्मर के पास है, जो कि एक तरीके से बहुत कम था। तो इकट्ठे खेती करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर देखने को मिलता था। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कि एग्रीकल्चर, बहुत बार आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा देखिए क्या है। देखो क्या है भाई, अपना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि सरकार ने एग्रीकल्चर में सब्सिडीज दी, ग्रीन रेवोल्यूशन देते हैं। सब्सिडी का मतलब होता है छूट, कि भाई हम उसको कम रेट में, इंटरेस्ट रेट में लोन दे दे रहे हैं। हम मान लो कि सब्सिडाइज रेट में हम फर्टिलाइजर्स दे दे रहे हैं कम दाम में, ताकि उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके। तो बहुत बार बोला गया है कि भाई जो एग्रीकल्चर, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला कि एग्रीकल्चर जो सब्सिडीज है, जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी दिया जाए वो एक वाइस है। वाइस मतलब अवगुण है, वो पाप है, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा है। और ये भी बोला गया भाई वो करना चाहिए। अब ये कोई बोल रहा है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी एक पाप, अवगुण है, गुण नहीं है। तो बोला गया कि इसकी वजह से ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, कि सरकार अगर सबको सब्सिडीज देने लगे तो सरकार पर बोझ ज्यादा आ जाएगा, और वो हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर ठीक है, एग्रीकल्चर तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन फिर इंडस्ट्री वगैरह और ट्रेड वगैरह सही तरीके से बढ़ नहीं पाएगा। मतलब इंडस्ट्री वगैरह, ट्रेड वगैरह नहीं बढ़ेगा। सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करने से नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लिंक होता है इंडस्ट्री से। तो ये बात बोली गई, ये भी बात सही है भाई, है कि नहीं, कि सरकार पर बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए वो पाप है। ठीक है, एग्रीकल्चर सब्सिडी, ठीक है, या फिर बोल लो कि अवगुण है, एक वाइस है। क्लियर? मिस एप्रोप्रिएट बेनिफिट्स, उसमें क्या होता है, लार्ज फार्मर्स जो होते थे वो ज्यादा सब्सिडी देने जाते थे, छोटे छोटे फार्मर्स को सब्सिडीज नहीं मिल पाता था। और कंजम्पशन इसमें बेस्ट पूरी, अरे यार सरकार का सब्सिडी दे ही रही है, चलो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ऐसी भावनाएं पनप न जाए, जिसकी वजह से ये एक घाटे का सौदा हो सकता है। दूसरा आर्गुमेंट दे रहा है प्रोपोनेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सब्सिडीज में, अ वर्च्यू, बस एक अच्छी बात है, देना चाहिए, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो बोला कि एग्रीकल्चर इज अ रिस्की बिजनेस इन इंडिया, सब्सिडीज आर नीडेड। बोला गया कि हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है रिस्की बिजनेस है, इसीलिए सब्सिडीज देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से यूएसए में, जिस तरीके से फ्रांस में, जिस तरीके से अदर कंट्रीज में बिजनेसेस, एग्रीकल्चर के बिजनेसेस को देखा जाता है, उस तरीके से हमारे देश में नहीं देखा जाता है। इफ द सब्सिडीज आर एलिमिनेटेड, अगर सब्सिडीज एलिमिनेटेड कर दिया जाएगा तो द रिच कैन रीप द बेनिफिट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड द पुअर कैन नॉट। कि जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई कुछ भी धान कटाई की मशीन आ गई, ठीक है, धान वगैरह, राइस वगैरह कटाई की मशीन आ गई, बहुत सारी चीज़ों की मशीन आती है, वीट को जो काटते हैं। तो एक तरीके से वहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो रिच मैन तो ले लेंगे, लेकिन पुअर को कभी भी नहीं देगा। तो ब्रीफली अगर बोल सकते वी कैन से दैट नीडेड द आर बट नॉट द लोअर सब्सिडीज, बट टू इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ सब्सिडी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंटेंडेड बेनिफिट। देखो वो ठीक है, सही बात है, लेकिन
जो है सरकार पर बोझ हुआ, लेकिन अगर वो सही किसानों को मिलेगा तब उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। गलत लोगों के हाथ में चला जाता है, गलत किसानों के हाथ में चल जाता है, तो वो भी इसकी वजह से एक दिक्कत देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप सो ये पार्ट 2 कंप्लीट होगा आपको, पार्ट 3 इसका लास्ट आएगा। ठीक है, पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया, पार्ट जो 3 होगा इसका नेक्स्ट होगा। ठीक है, पार्ट 3 नेक्स्ट, क्योंकि इसमें हमने एग्रीकल्चर को बहुत शानदार तरीके से देखा कि 1950 से लेकर 1990 तक क्वेश्चन यही से ज़्यादा बनता है कि बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे ग्रो किया हमारा। ठीक है, अब हम लोग इंडस्ट्री कैसे ग्रो किया उसको देखेंगे। ठीक है, ट्रेड कैसे ग्रो किया उसको देखेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखकर चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।